हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? बढ़िया। सभी लोग जुड़ जाइए क्लास से। सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं भाई। और आज जो है इतिहास की क्लास चालू होगी, ठीक है? सभी लोग जुड़ें। अच्छा सर मैसेज कर दिए। गुड इवनिंग सर। सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं भाई। इंफॉर्मेशन सबके पास जा ही रही है, सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ें। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग भाई। सभी लोग बढ़िया हैं, शानदार हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास शेयर करें सभी के पास और हमारे साथ जुड़ना। चलिए भाई, सब लोग भाई जुड़ चुके हैं। सभी लोग आ चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। और आज जो है हम इस क्लास में जो है पढ़ने वाले हैं वैदिक एरा के बारे में, ठीक है? वैदिक काल के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। सभी शानदार हैं, मस्त हैं। सभी शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है? आइए, आज जो आपकी क्लास है, आज जो क्लास है वो क्लास आपका ध्यान रखिए रखी गई है वैदिक काल की। किसकी? तो नमस्कार, मैं नीरज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल पर। आप सभी शानदार होंगे, मस्त होंगे, जिंदा दिल होंगे और शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। सभी को गुड गुड इवनिंग भाई। सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। सभी लोग आ चुके हैं। सभी लोग आ चुके हैं। चलिए, सभी लोग आ चुके हैं भाई। आवाज आवाज आ रही है? सभी लोग खटाखट भाई आ जाएं, ठीक है? तो आज हम इस क्लास में वैदिक काल की बात करने वाले हैं, ठीक है? आज हम इस क्लास में हम वैदिक काल की संपूर्ण चर्चा करेंगे, ठीक है? वैदिक काल ध्यान समझिए, ठीक है? वैदिक काल के बारे में आज इस क्लास में हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। आज इस क्लास में संपूर्ण चर्चा किसकी होगी? वैदिक काल की होगी। किसकी होगी भाई? वैदिक काल, ठीक है? चलिए। किसकी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वैदिक काल समझिए। वैदिक काल जो था, वेदों सभी जानकारी यहाँ पर, ठीक है? इसका नाम वैदिक काल क्यों पड़ा है, ध्यान रखिएगा। वेद से समस्त जानकारी निकल रही है। किससे जानकारी निकल रही है? ध्यान रखिएगा, वेद से समस्त जानकारी निकल रही है। तो समस्त जो जानकारियां हैं वो वेद से हैं। कहाँ से हैं? वेद से हैं। कहाँ से हैं? वेद से। समझ रहे हैं बात? तो आइए जरा समझिए, वैदिक काल नाम क्यों पड़ा है? वैदिक काल नाम क्यों है इसका? तो ध्यान रखिएगा, वैदिक काल नाम क्यों है? तो जो समस्त जानकारी हमें प्राप्त होगी, समस्त जानकारी जो हमें प्राप्त होगी, समस्त जानकारी जो प्राप्त होगी, वो ध्यान रखिएगा बच्चा, वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो वो सब वेदों से प्राप्त होती है। कहाँ से? वेदों से जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए जो है इसका नाम क्या है? वैदिक काल है। इसलिए नाम क्या है इसका बच्चा? तो वैदिक काल नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वे इसमें समस्त जानकारी है। इसका जो रहन सहन है, कल्चर है और इसका जो आपका खान पान है, ये सब जो है जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है? तो वेद से मिल रही है। किससे मिल रही है? वेद से। तो वैदिक काल नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जानकारी कहाँ से प्राप्त हो रही है आपको? वेदों से प्राप्त हो रही है। कहाँ से प्राप्त हो रही है बच्चा? वेदों से प्राप्त हो रही है। आप बात समझ रहे हैं? तो ध्यान समझिए, ठीक है? और वैदिक काल ध्यान रखिएगा, इसे दो भागों में पढ़ते हैं हम। कितने भागों में पढ़ते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसे दो भागों में पढ़ा जाता है। एक है पूर्व वैदिक काल, ठीक है?
एक कौन सा है? पूर्व वैदिक काल। एक है बच्चा पूर्व वैदिक काल, एक कौन सा है? ध्यान रखिएगा, पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, समझ रहे हैं बात? पूर्व वैदिक काल, इसे ध्यान रखिएगा। ये 1500 ईसा पूर्व के बीच में है, ठीक है। 1500 लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में है। 1000 ईसा पूर्व के समय पूर्व वैदिक काल है। इसे ऋग वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। समझ पा रहे हैं आप? ऋग वैदिक काल भी इसे कहा जाता है। किसे? पूर्व वैदिक काल को। किसको बच्चा? पूर्व वैदिक काल को। और एक है आपका, और कौन सा है? तो एक है उत्तर वैदिक काल। एक कौन सा है? एक काल है बच्चा उत्तर वैदिक काल। एक है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है, ठीक है। क्योंकि ये सब जो है आपका बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले जो है आपका ये सब इतिहास, इसलिए जो है ईसा पूर्व जो है लिखा जाता है। समझ रहे हैं? ये तो जानकारी आपको होगी ही, ठीक है। तो वैदिक काल में सभी जो जानकारियां हैं वो वेदों से हैं। और ये जो वैदिक काल हम पढ़ने वाले हैं, 2 भाग में पढ़ने वाले हैं। कितने भाग में पढ़ने वाले हैं हम बच्चा? 2 भाग में पढ़ने वाले हैं। कितने भाग में? 2 भाग में, ठीक है। पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं, और उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम जोन कितना था? 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत यहां तक? मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये इसका विभाजन क्यों किया गया है? तो इसके जो है ध्यान रखिएगा, इसमें जो है बहुत सारा जो है आपका सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है। सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, और राजनैतिक परिवर्तन, राजनैतिक और आर्थिक परिवर्तन, ये सब जो है कारण है जिसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये जो है बटा। और विशेषता यहाँ उपयोग होने लगता है लौह का। किसका? लौह युग यहाँ से चालू हो जाता है, ठीक है। और यहाँ जो इस्तेमाल होने वाली चीज थी वो क्या थी? तो ध्यान रखिएगा, वो तांबा इस्तेमाल हो रही थी। तांबा इस्तेमाल हो रही, ठीक है। तो विभाजन का मुख्य कारण ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का एक जिला है अतरंजी खेड़ा। कौन सा स्थान है? अतिरंजी खेड़ा। वहां पर जो है एक लोहे का हल प्राप्त होता है, जिसे इतिहासकार अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था। तो वैदिक काल को बांटा इसलिए जाता क्योंकि यहाँ से काफी बदलाव आएगा, समाज में आएगा, आर्थिक में आएगा, राजनीतिक रूप से आएगा, बदलाव आता है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? तो पूर्व वैदिक काल में एक तथ्य तो माना जाता है कि तांबा का उपयोग उत्तर वैदिक काल से लौह युग चालू होता है, या कलयुग जिसे कहते हैं। कल मतलब होता है लोहा, ठीक है, युग तो जानते ही आप, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल से जो वर्तमान जो आपका ढांचा हमें मिल रहा है, ठीक है, जो राजपाट का सिस्टम है और जो जाति है, जो महिलाओं की स्थिति खराब होगी, वो सब कहाँ जो है आपका देखने को मिलता है? उत्तर वैदिक काल मिलता है, ठीक है। पहले जो आपका जो वर्ण व्यवस्था मिलती थी, बाद में जो जाति पैदा जन्म के आधार पर हो गया। पहले वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण कुछ नहीं आता है तो चमड़ा छीलने का काम करेगा, चर्मकार को अगर जो है वेद आते हैं अच्छा खासे तो वो कर सकता है। ये जो है आपका किसमें बोला गया था? ऋग वैदिक काल में। किसमें बोला गया था? ऋग वैदिक काल में। समझ रहे हैं बालक? उत्तर वैदिक काल में समाज एकदम बदल जाएगा, समझ रहे हैं? जैसे कलयुग बोलते हैं, वहां पर जो है आपका क्या हो जाएगा? तो वहां सब जो है आपका जैसे जो वर्ण व्यवस्था है वो एकदम चेंज हो जाएगी। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो जाएगी। वैश्य के घर में पैदा हुए वैश्य, शूद्र के घर में पैदा हुए शूद्र वाला काम करेंगे। ये इसमें नहीं था, ध्यान रखिएगा। पूर्व वैदिक काल में इस संरचना जो ढांचा था समाज के नहीं, उत्तर वैदिक काल में सब बैठे। इसमें जो राजा है इसका प्रमुख कार्य गाय की रक्षा करना है। अब यहाँ जो राजा बनेगा उत्तर वैदिक काल में, ये पूरा काटेगा, साम्राज्य बनाएगा। आप पढ़ें, इसके बाद महाजनपद आता है। क्या आता है? तो यहाँ जो जन जो आपका सामाजिक इकाई जो जन थी, ठीक है, फिर अभी उत्तर वैदिक काल में जनपद बनेगी, फिर महाजनपद धीरे धीरे बनने लगते हैं। तो एक ध्यान रखिएगा, वेदों से समस्त जानकारी मिल रही है। विभाजन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन है। मुख्य रूप से यहाँ तांबा का उपयोग होता था पूर्व वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में जो आपका ध्यान रखिए किसका उपयोग होता था? लोहे का उपयोग शुरू हो गया था। किसका उपयोग शुरू हो गया था? लोहे का उपयोग शुरू हो गया था। बात समझ में आ रही है आपको सभी को? आप सभी को बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, विभाजन इसीलिए है, विभाजन इसीलिए है। बात क्लियर हो रही है? तो आगे चला जाए। अब जरा समझिए, बात क्लियर हुई ना इतनी? अब जरा समझिए, आगे चलते हैं, ठीक है। अब जरा समझिए बालक, अब जरा समझिए, ये जो वैदिक काल हम पढ़ने वाले हैं,
आपको मैंने बताया कि वैदिक काल नाम क्यों है, वेदों से जानकारी मिल रही है, ठीक है, वेदों से जानकारी मिल रही है, इसलिए वैदिक काल इसका नाम पड़ा। और वैदिक काल के दो भाग हैं, इसमें हम जो पहला पढ़ने वाले हैं वो है पूर्व वैदिक काल। कौन सा? पूर्व वैदिक काल, इसमें हम चर्चा करने वाले हैं, उत्तर वैदिक काल का भी चर्चा करेंगे, ठीक है। पूर्व वैदिक काल जिसे हम बोलते हैं ऋग वैदिक काल, क्या कहा जाता है? ऋग वैदिक काल। आपको मैंने अंतर तो समझा दिया है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, पूरा बात समझ में आनी चाहिए आपको। इसका टाइम जोन कितना था? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व का समय, इसलिए थोड़ा सा उल्टा आपको दिखता है, ठीक है। तो ध्यान समझिए बात, यहाँ ध्यान समझिए, ये जो पूर्व वैदिक काल है, और ध्यान रखिएगा यहाँ जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो यहाँ जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो समस्त जानकारी, ध्यान रखिए, समस्त जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, पूर्व वैदिक काल हम पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं बालक, ध्यान समझिए। यहाँ जो हमें जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, समस्त जानकारी, वो वेदों से प्राप्त हो रही हैं। कहाँ से प्राप्त हो रही हैं? वेदों से प्राप्त हो रही हैं। आप बात समझ रहे हैं? जानकारी यहाँ जितना भी ध्यान रखिएगा वेदों से ही प्राप्त हो रही हैं। जो 4 वेद हैं वहीं से प्राप्त हो रहा है। यहाँ का सामाजिक ढांचा क्या है, ठीक है, आर्थिक स्थिति क्या थी और राजनीतिक स्थिति क्या थी, ठीक है, ये सब हमको जानकारी जो है आपका वेद से ही मिलता है। इसलिए इसे जो है क्या बोलते हैं हम? वैदिक काल। और यहाँ ऋग वैदिक काल क्यों लिखा है? क्योंकि ज्यादातर जो आपका कंटेंट उठाया गया, ज्यादातर जो पढ़ा समाज के ढांचा उठाया गया, जानकारी उठाई गई, वो ऋग्वेद से उठाई गई। कहाँ से उठाई गई है? ऋग्वेद से उठाई गई है। बात समझ पा रहे हैं आप? तो जानकारी हमें जो वेद की सबसे ज्यादा मिलती है वो वेदों से मिलती है। कहाँ से मिलती है? जानकारी, समझ जानकारी वेदों से मिलती है, ठीक है। और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो समाज, ये सब जो है आपका जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। इसलिए आप जो है पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल कहते हैं। क्यों? क्योंकि सब ज्यादा जो है कहाँ से उठाया गया है? ऋग्वेद से। कहाँ से उठाया गया बच्चा? ऋग्वेद से। बात क्लियर हो रही है आपको? ध्यान समझिए आगे। अब आगे ध्यान समझिए आप जरा, ठीक है, ध्यान समझिए। आप ध्यान समझिए, क्या आपके मन में क्वेश्चन बनेगा कि सर जानकारी क्या प्रमाणित है? जानकारी क्या प्रमाणित है? तो नहीं, ध्यान रखिएगा, जानकारी को जो है वेरीफाई करने के लिए कोई ऐसा हमारे पास प्रमाण नहीं है। वेद है, ठीक है, वेद के जो है संकलन करता है, ये तक भी नहीं पता कौन लिखा, क्योंकि वेद तो आपूर्व से हैं। माना जाता है कि जो है वेदों जो आपका रचना है वो किसी भगवान ने की है, ठीक है, ऐसा तो होता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब इसमें विवाद ये है कि जो है आपका भगवान जो है रचना कैसे कर सकता है किसी पुस्तक की। तो ये जो है जो कहानियां हैं, जानकारियां हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो है श्रुति साहित्य एक तरीके के। पहले जो जानकारी होती थी वो सुन सुन के जो है, जैसे कथा नहीं होती थी तो कथा जो है पंडित जी करते थे, आगे बढ़ती थी, उसी तरीके जो है कहानियां आगे बढ़ती थी। तो जानकारी प्रमाणित बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ सब वेदों से उठाया गया और वेदों के बारे में जो है आपका बहुत सारे मत हैं अलग अलग विद्वान के, ठीक है। तो जानकारी जो है प्रमाणित नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपको चर्चा या किस विषय पर इस पे हमें जो है चर्चा करनी है, ठीक है। चर्चा जो है कि विषय क्या है, तो यहाँ आर्यों के बारे में अध्ययन करना है। आर्यों के बारे में, किसके बारे में अध्ययन करना है आपको? आर्यों के बारे में। ध्यान रखिएगा, वैदिक काल में जो जिस समाज की आपको जो है अध्ययन करना पड़ेगा वो आर्यों के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। किसके बारे में? आर्यों के बारे में। इस वैदिक काल में जो लोग रहते थे उनको जो है आर्य कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? आर्य कहा जाता था। समझ रहे हैं? जो यहाँ लोग रहते थे उनको आर्य बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चा? आर्य बोलते थे। समझ रहे बात? उन्हें आर्य कहा जाता था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जानकारी आपको वेद से मिली है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब जानकारी प्रमाणित बिल्कुल नहीं, ठीक है। विषय इसमें क्या आपको चर्चा करना है वैदिक काल में? तो आर्यों के बारे में। अब प्रश्न उठ जाता है कि आर्य कौन है भाई? अब प्रश्न उठता है कि आर्य कौन है? आर्य कौन है? अब जब आप पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल तो इसमें प्रश्न आया कि हमें चर्चा करनी है ऋग्वैदिक काल में आर्य कौन है, आर्यों के ही बारे में इसमें जानकारी है। यानी कि ऋग्वैदिक काल, इस वैदिक काल में जो लोग रहता था उनको आर्य कहा जाता था। तो ये आर्य हैं कौन? तो जरा देख लीजिए भाई, आर्य हैं कौन, ठीक है। आर्य कौन लोग हैं? तो आर्य कौन है इसके संबंध में ध्यान समझिए, जानकारी क्या क्या उपलब्ध है हमारे पास। तो ध्यान रखिएगा,
जो आर्य शब्द है, आर्य जो शब्द है, ध्यान रखिएगा, आपसे शब्दार्थी शाब्दिक अर्थ ही पूछ लेगा। तो आर्य शब्द का जो अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा, ये जो है श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, कुलीन मानते हैं, ठीक है, उच्च या सभ्य। बात समझ में आ रही है? श्रेष्ठ, कुलीन, उच्च, सभ्य, ये सब किसके जो है आपका अर्थ है? आर्य शब्द के। यानी यहाँ पे समाज में जो आर्य लोग रहते थे, ये कोई नस्ल सूचक शब्द नहीं है, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि उच्च सभ्य लोग थे, ठीक है, उच्च लोग थे, ऐसा जो है आपका अर्थ निकलता आर्य का। किसका? आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन, उच्च, सभ्य ये निकलता है। और ध्यान रखिएगा, आर्य शब्द कोई नस्ल सूचक शब्द नहीं है, नस्ल सूचक शब्द नहीं है, ये नस्ल सूचक शब्द नहीं है कि ये नस्ल यहाँ रहती थी, उसका सीधा सा अर्थ है कि सभ्य होना, ठीक है। यहाँ के व्यक्ति में जो रहते थे वो आर्य कहलाते थे, ठीक है। जो इस समाज में आप जो पढ़ोगे, आर्यों के बारे में ही पढ़ना है आपको, ठीक है। अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, कुलीन, उच्च, सभ्य, ये कोई नस्ल सूचक शब्द नहीं है, अर्थ ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, इसका सर्वप्रथम उपयोग, आर्य शब्द का उपयोग, सर्वप्रथम उपयोग ध्यान रखिएगा, मैक्स मूलर द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? मैक्स मूलर। समझ रहे हैं बात? 1833 में मैक्स मूलर ने आर्य शब्द का सर्वप्रथम उपयोग, इस शब्द का ध्यान रखिएगा, किसने किया था? इतिहासकार है मैक्स मूलर। कौन है? और ऋग्वेद, आप ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं तो ऋग्वेद में इसकी जानकारी 33 बार उल्लेख मिलता है। आर्यों के बारे में कितने बार उल्लेख मिलता है? 33 बार। अब इन्हीं आर्य की कहानी बच्चा आगे बढ़ जाएगी, इन्हीं आर्य महोदय क्या होगी, कहानी आगे बढ़ जाएगी कि यार कौन थे, कहाँ से आए हैं। समझ पा रहे हैं बात मेरी? ये जो वैदिक काल आप पढ़ रहे हैं, इसके दो भाग पढ़ रहे हैं, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। हम पूर्व वैदिक काल पढ़ रहे हैं, जिसे ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। ऋग वैदिक काल क्यों सर जी पूर्व वैदिक काल को? तो यहाँ जानकारी कहाँ से सब मिल रही है हमें? सब ऋग्वेद से मिल रही है। और इस समाज में वैदिक काल में कौन लोग रह रहा था? आर्य रह रहा था। तो इन्हीं आर्यों के बारे में आपको जानकारी पूरी पढ़नी है। स्रोत क्या क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या करते थे, क्या खाते पीते थे, समाज कैसा था, यही पढ़ना है आपको, ठीक है। तो आर्यों के बारे में थोड़ा सा समझ में आई बात आपको कि आर्य जो शब्द है, आर्य जो शब्द है उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, उच्च या सभ्य, नस्ल सूचक शब्द नहीं है आर्य। सर्वप्रथम उपयोग किया गया शब्द मैक्स मूलर द्वारा। किसके द्वारा? मैक्स मूलर द्वारा सबसे पहले उपयोग किया गया। और ऋग्वेद में 33 बार उल्लेख, कितने बार उल्लेख? 33 बार उल्लेख मिलता है आर्य शब्द का। किस शब्द का? आर्य शब्द का। बात क्लियर हुई बात? अब हम बात करेंगे इसके आगे कि ये आर्य आए कहां से बच्चा। इतना नोट डाउन कर लिया आपने? आपने इतना नोट डाउन कर लिया, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ध्यान समझिए, अब हम इस पे चर्चा करेंगे जरा कि ये महोदय आर्य जो हैं वो आए कहां से हैं। अब जरा हम चर्चा करेंगे कि ये महोदय जो आर्य हैं वो आए कहां से हैं, ठीक है। अब ऋग्वैदिक काल में जो लोग हैं उनको आर्य कहते हैं। आर्य का अर्थ क्या होता है, कहाँ मिलता है, कहाँ नहीं मिला, ये सब समझ लिए आप। अब जरा समझिए आर्य जो है कहाँ से आए हैं, ओरिजिन कहाँ है इनका, ठीक है। तो आर्य कहाँ से आए हैं इनके बारे में जो है मतभेद भी हमें मिलेगा, ठीक है। आर्य भाई अगर आए हैं भारत में, ये वैदिक काल में जो आर्य थे वो आए कहाँ से हैं, तो इसमें जो है आपको सिद्धांत दो मिलेगा। एक बच्चा मिलता है विकासवादी सिद्धांत। कैसा सिद्धांत मिलता है आपको? एक विकासवादी सिद्धांत मिलता है हमें, एक विकासवादी सिद्धांत मिलता है। और एक मिलता है जो है आपका, ध्यान रखिएगा, एक विसरणवादी सिद्धांत मिलता है। एक मिलता है हमें विसरणवादी सिद्धांत, विसरणवादी सिद्धांत। समझ रहे हैं बात? तो आर्य कौन है बच्चा और कहां से आए हैं, इसमें जो है मतभेद है, इसमें मतभेद है कि ये लोग आए कहां से हैं, ठीक है। आर्य जो आपका वेद में जो आपका जानकारी जिनके समाज के बारे में मिलती है, जो लोग वेद में जो है आपका वैदिक युग में जो समाज बना रहे थे, लोग रह रहे ऋषि मुनि जो थे, ठीक है। ये लोग आए कहां से हैं, आर्य जो हैं वो आए कहां से हैं, तो उसके लिए भी क्या है, मतभेद है। जो इतिहासकार हैं उनमें क्या है, मतभेद। उनमें क्या है बच्चा, मतभेद है। बात क्लियर हो रही है? सभी को बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, सभी को बात क्लियर होनी चाहिए। ध्यान समझिए आगे। तो विकासवादी जो सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा बच्चा, जो विकासवादी सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत का मतलब होता है एक ही
स्थल पर विकास हुआ है उनका, यानी भारत में ही आर्यों क्या हुआ है, विकास। आप समझ रहे हैं? तो ये मत कैसा होगा, तो ये देसी मत हो जाएगा, ये देसी मत हो जाएगा, यानी आर्य जो है आपका भारत के ही लोग थे, ठीक है। विसरणवादी का मतलब होता है ये कहीं बाहर से आए हैं, घूमकर पहुंच गए हैं, घूमकर पहुंच गए हैं भारत। विसरणवादी सिद्धांत का मतलब क्या है, ये घूमकर आ गए हैं भारत, ठीक है, ये यहाँ के थे नहीं। ये विदेशी मत है, ये कैसा मत है, विदेशी मत है, समझ रहे हो। तो आर्य कौन थे, इसके संबंध में जो है आपका दो आपको चर्चा मिलेगी, एक विकासवादी सिद्धांत, एक विसरणवादी। विकासवादी सिद्धांत का सीधा मतलब होता है वो लोग मानेंगे कि आर्य जो थे वो भारत में ही इनका विकास हुआ है, आर्य भारत में ही डेवलप हुए हैं, अपना समाज बनाए हैं, ठीक है। ऐसे जो लोग होंगे वो विकासवादी सिद्धांत को मानेंगे। विसरणवादी जो सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं वो कहेंगे कि नहीं, ये आर्य बाहर के थे, ये घूमते हुए भारत आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं, घूमते हुए भारत आ गए हैं। बात समझ में आ रही है, ये सभी कहाँ आ गए हैं, घूमते हुए भारत आ गए हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप, ध्यान समझिए। तो सर जी आप कह रहे हैं कि जो है आर्य कहाँ से आए थे, तो इसके दो सिद्धांत हैं। विकासवादी का मतलब भारत में ही इनका विकास हुआ है, और विसरणवादी के सर जी आप बता दिए मतलब कि जो है विसरणवादी में बाहर से आए, घूम के आए। तो कौन ऐसा कह रहा है कि ये बाहर से आए हैं या यह है आपका घूम के आए हैं, कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो विकासवादी सिद्धांत में कई जो है महोदय हैं, कई जो है महोदय हैं जो कहेंगे कि यहाँ यहीं डेवलप हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ कुछ लोग मानते हैं कि ये कश्मीर से। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है LD कल्लर। क्या नाम है बच्चा, LD कल्लर। LD कल्लर महोदय हैं जो मानते हैं कि आर्य जो है आपका वो कहाँ से आए हैं। तो ध्यान रखिएगा, आर्य कहाँ से आए हैं, वो कश्मीर के क्षेत्र से आए हैं, ऐसा किनका मानना है। तो ऐसा ध्यान रखिएगा, मानना किसका, LD कल्लर महोदय का। किसका मानना है, LD कल्लर महोदय मानते हैं कि आर्य कहाँ से आए, कश्मीर से आए हैं। कहाँ से आए हैं, कश्मीर से आए। आर्य कहाँ से आए बच्चा, कश्मीर से आए हैं, ऐसा LD कल्लर मान रहे हैं। कौन मान रहे हैं, LD कल्लर मान रहे हैं। समझ रहे हैं बात, कोई दिक्कत आपको। अब कुछ लोग मानते हैं कि सप्त संध्यो प्रदेश से आए हैं, जो 7 नदियों का क्षेत्र था, ठीक है, सिंधु घाटी वाला सप्त संध्यो प्रदेश। अविनाश चंद्र घोष हैं, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम क्या है, अविनाश चंद्र घोष। और एक है संपूर्णानंद, एक कौन से हैं, संपूर्णानंद, ठीक है। ये दोनों लोग मानते हैं कि ये जो है आपका भारत में ही सप्त संध्यो प्रदेश से आए। कहां से आए, सप्त, जो 7 नदियों का स्थल है, ठीक है, सप्त संध्यो, जो सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ऐसा मानते हैं। सप्त संध्यो प्रदेश से आए हैं, आर्य यहीं के थे। अविनाश चंद्र घोष मानते हैं और संपूर्णानंद मानते हैं। और कौन मानते हैं, संपूर्णानंद मानते हैं। सभी को बात क्लियर हो रही है मेरी, सभी को बात क्लियर हो रही है। चलिए ध्यान समझिए, बढ़िया, कोई दिक्कत, आगे ध्यान समझिए। और इतिहासकार हैं सर, तो बिल्कुल है, और हैं। कुछ लोग तो मानते हैं कि ये ब्रह्म ऋषि प्रदेश से, ब्रह्म ऋषि प्रदेश के ही हैं। ब्रह्म ऋषि प्रदेश, घबराइए नहीं, ब्रह्म ऋषि प्रदेश यूपी के क्षेत्र को कहा गया। किसको, द्वाबा के क्षेत्र कहा गया। और ये मत मानते हैं गंगानाथ झा, गंगानाथ झा की गंगा नदी के किनारे ही इनका क्या हुआ है, विकास हुआ है, ठीक है, ब्रह्म ऋषि प्रदेश, उत्तर प्रदेश के इलाका को। और एक महोदय और हैं जो इनको मानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये मध्य देश से आए हैं। कहाँ से आए हैं, मध्य देश का इलाका, मतलब जो विंध्याचल पर्वत है, जो विंध्याचल जो पर्वत है मध्य प्रदेश के इलाके का, ऐसा मानते हैं राजवली पांडे। कौन मानते हैं, राजवली पांडे एक इतिहासकार हैं जो मानते हैं मध्य देश से आते हैं। तो ये सब इतिहासकार क्या कह रहे हैं बच्चा, ये सब इतिहासकार कह रहे हैं, कश्मीर से कौन कह रहा है, LD कल्लर महोदय कह रहे हैं कि आर्य कहाँ के थे, कश्मीर के। सब संधो प्रदेश जो सिंधु घाटी के क्षेत्र में, जो आप पढ़ेंगे 7 नदियों के क्षेत्र जो मिलता है भारत में, अविनाश चंद्र घोष और संपूर्णानंद ऐसा कह रहे हैं। ब्रह्म ऋषि प्रदेश जो उत्तर प्रदेश को कहा, गंगानाथ झा ने कहा कि आर्य यहीं के हैं। मध्य देश विंध्याचल वाला जो क्षेत्र है, राजवली पांडे कह रहे हैं कि आर्य यहाँ डेवलप हुए हैं। तो इन जो है आपका इतिहासकारों के मत हैं कि जो है आपका ये जो आर्य हैं वो कहाँ विकसित हुए हैं। तो इन सब इतिहासकारों का मत है कि आर्य जो है यहीं विकसित हुए हैं। कहाँ विकसित हुए हैं,
भारत में ही विकसित हुए हैं। लेकिन कुछ महोदय हैं जो मानते हैं कि ये जो है भारत देश के बाहर के हैं। भारत देश के बाहर के जो सिद्धांत मानते हैं कि आर्य यहाँ के नहीं थे, वो भारत के थे। कहाँ के थे? भारत के थे। ठीक है, आर्य यहाँ के नहीं थे, वो भारत के थे। कहाँ के बच्चा? भारत के। ठीक है, चलिए ध्यान समझिए, बात क्लियर हो रही है? तो विसरणवादी सिद्धांत यानी कि आर्य जो है भारत के नहीं थे, आर्य जो है बाहर से आए हैं, घूम घाम के पहुंच गए भारत। ऐसा कोई है? तो बहुत लोग मानते हैं। देखो, पामीर का पठार पड़ता है, पामीर का पठार पाकिस्तान का क्षेत्र का ऊपर। ठीक है, ऐसा मानते हैं कीथ महोदय, एक इतिहासकार है विदेशी, कीथ महोदय, और एक है ओल्डेन वर्ग, एक है बच्चा ओल्डेन वर्ग। ओल्डेन वर्ग कौन? ओल्डेन वर्ग और कीथ महोदय मानते हैं कि आर्य कहां से आए हैं? तो पामीर के पठार से आए हैं। कहां से आए बच्चा? पामीर के पठार से। ऐसा ये इतिहासकार मान रहे हैं। कौन? कीथ महोदय और ओल्डेन वर्ग। कीथ महोदय और ओल्डेन वर्ग जो हैं वो क्या मान रहे हैं कि ये जो आर्य हैं वो कहां से आए हैं? आर्य जो है पामीर के पठार से आए हैं। कहां से आए हैं? पामीर के पठार से आए। बात समझ पा रहे हो आप? आगे ध्यान समझो। कुछ लोग मानते हैं कि तिब्बत के पठार से आए, तिब्बत के पठार से। ऐसा कौन मानता है? तो ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती और पार्जिटर महोदय, और पार्जिटर महोदय, दयानंद सरस्वती और पार्जिटर महोदय, ये दो इतिहासकार हैं जिन्होंने माना कि आर्य जो भारत में थे, वेदों में जिनके बारे में हम जो पढ़ते हैं, वो तिब्बत के पठार से भारत आए। कहां से आए? तिब्बत के पठार से भारत आए आर्य लोग। ठीक है, ऐसा किसका मानना है? दयानंद सरस्वती का और पार्जिटर महोदय का। और ध्यान रखिएगा, अगला ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान से कुछ लोग मानते हैं कि आर्य कहां से आए? अफगानिस्तान से भारत की ओर आए हैं। ऐसा मानने में जो है कौन है? तो डीएस त्रिवेदी है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है डीएस त्रिवेदी। क्या नाम है? ये सब हल्के मत लीजिएगा, ये सब इतिहासकार हैं बच्चा, जो अपने अपने मत दे रहे हैं कि आर्य यहाँ से आए होंगे, आर्य यहाँ से आए होंगे। इन सबको हल्के मत लीजिए, ये सब बड़े बड़े इतिहासकार हैं जो अपना मत दे रहे हैं। ठीक है, उधर के इतिहासकार मत दे रहे हैं कि भारत में ही आर्य थे, इधर के इतिहासकार मत दे रहे हैं कि नहीं, ये घूम घाम के जो है भारत पहुंच गए। आर्य जो है कहां से पहुंच गए? भारत। तो घूम घाम के पहुंचे हैं। ठीक, भारत। और इसके बाद ध्यान रखिएगा, एक सबसे बड़ा अच्छा कथन है, वो है बैक्ट्रिया का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? बैक्ट्रिया का क्षेत्र। अफगानिस्तान के ऊपर का जो क्षेत्र बैक्ट्रिया का क्षेत्र है। ठीक है, इसे कौन बोला है? तो ध्यान रखिएगा, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का कथन सबसे अच्छा माना जाता है कि आर्य किधर से आए हैं? बैक्ट्रिया के क्षेत्र से आए हैं। ठीक है, जो मध्य जो आपका एशिया वाला क्षेत्र है, सेंट्रल जो आपका एशिया वाला क्षेत्र है, वहां से आर्य जो है भारत में आए, वहां से आर्य को कहाँ आए? भारत में आए। तो मैक्स मूलर का जो आपका ने बोला, ये ध्यान रखिएगा, इसी को माना जाता है। ये 80% ज्यादा जो है आपका मत इसे की लोग मानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो सिद्ध होता है वो है कि आर्य जो है भारत के नहीं थे, आर्य भारत के नहीं थे, वो बाहर से आए हैं। अभी आप सर जी पूछिए, आप कैसे आप सर जी कह दे रहे हैं? ये सब तो अपना अपना मत दे रहे हैं, आप कैसे सर आप कह रहे दे रहे हैं कि आर्य बाहर से आए हैं? तो अब आर्य बाहर से आए हैं, कैसे आए हैं? तो अब जरा समझिए आर्य कैसे बाहर से आए हैं। अब ये महोदय हैं कौन? बैक्ट्रिया का क्षेत्र बता दिए, मैक्स मूलर बता दिए कि मैक्स मूलर क्या कह रहे हैं कि आर्य कहां से आए थे? बैक्ट्रिया क्षेत्र से आए थे। ठीक, कहां से? अब जरा देख लीजिए, ये सिद्धांत आपने पढ़ लिया। क्या स्रोत है हमारे पास आर्यों के बारे में जानकारी के? तो सिद्धांत आप पढ़ लिए। ठीक है, ये सब लोग क्या कह रहे हैं? ये भारत के हैं, वो कह रहे हैं सब विदेश से आए। आर्य कहां से आए? बाहर से आए। ठीक है, अब जरा समझिए, आर्यों के संबंध में और हमारे पास पूरा तात्विक कोई स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है? तो आर्यों के संबंध में, ठीक है, तो हमारे पास पूरा तात्विक स्रोत भी है, पूरा तात्विक स्रोत भी हमें मिलता है। ठीक है, पूरा तात्विक स्रोत है जो ये सिद्ध कर देगा कि आर्य कहां से हैं? तो भारत के बाहर से हैं। आर्य कहां से हैं बच्चा? तो भारत के बाहर से हैं, भारत के बाहर से हैं। अब बात समझ पा रहे हैं मेरी? तो पूरा तात्विक जो स्रोत हैं वो सिद्ध कर देंगे कि आर्य कहां से आए थे? भारत से आए थे। कहां से आए थे बच्चा?
भारत से आए थे, समझ रहे हैं? ऐसा ऐसा आपको लगता होगा, ठीक है, लेकिन पूरा तात्विक स्रोत सिद्ध करेंगे कि आर्य कहां से हैं, भारत के बाहर से, भारत के बाहर से हैं, ठीक है, ध्यान समझिए। अब जरा समझिए पूरा तात्विक स्रोत है कोई, तो ध्यान रखिएगा, हाँ बिल्कुल पूरा तात्विक स्रोत है। एक फर्स्ट है बालक, वो है एशिया माइनर। कौन सा है? एशिया माइनर, या इसी बोलते हैं बोग जगोई का अभिलेख, बोग जगोई का अभिलेख, बोग जगोई का अभिलेख, समझ रहे हैं बात? एशिया माइनर या बोग जगोई का अभिलेख ये बताएगा कि यहाँ जो आपका ये जो आर्य महोदय हैं ये कहाँ के थे, ठीक है, और इससे जो है आपको पूरा कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये महोदय जो है बाहर से आए। ये कहाँ से आए हैं? बाहर से आए। तो ये जो आर्य लोग जो हैं ये भारत के नहीं थे, कंफर्म हो जाएगा आपको इस मत से। क्यों? तो ध्यान समझते जाइए। ये जो अभिलेख आपको सामने जो दिख रहा है एशिया माइनर या बोग जगोई का अभिलेख, यहाँ ध्यान समझिए, ये 1400 ईसा पूर्व का है, 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है, ठीक है। ये एक अभिलेख है जो 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है और तुर्की देश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तुर्की देश में स्थित है। तुर्की जो देश है वहां पर अभिलेख स्थित है जिसका नाम है क्या? एशिया माइनर या बोग जगोई का अभिलेख, ठीक है। अब सर जी यहाँ पर क्या है, इस स्रोत से हमें क्या जानकारी मिलेगी? ध्यान समझिए, हमें जानकारी क्या मिलेगी? तो यहाँ हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ दो जो है आपका समूह था जिसमें बार बार जो है लड़ाइयाँ होती थी। एक समूह का नाम था हित्ती, क्या नाम था? हित्ती समूह, और एक था जो आपका मित्तनी समूह। कौन समूह? मित्तनी समूह। हित्तनी समूह का जो आपका समुदाय का जो प्रमुख होता था उसका नाम था सुबीलिम्मा। क्या नाम था? सुबीलिम्मा। मैं फिर से लिख देता हूं इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा नाम सुबीलिम्मा। हित्ती समूह का जो तुर्की में अभिलेख मिला है उसका प्रमुख हित्ती का जो आपका समूह का प्रमुख कौन था? तो ध्यान रखिएगा सुबीलिम्मा। कौन था? सुबीलिम्मा जो है आपका प्रमुख व्यक्ति था, और मित्तनी समूह का मतियु जो है आपका व्यक्ति प्रमुख था। इन दोनों जो है समूहों में जो है होता था युद्ध। इन दोनों समूहों में क्या होता था? होता था बच्चा युद्ध। तो हित्ती और मित्तनी समूह में होता था युद्ध। क्या होता था? युद्ध होता था, ठीक है। तो यहां से कहा जाता है कि यहाँ जो आपका एक समूह ने समझौता किया, एक समूह ने समझौता किया, और ध्यान समझिएगा इंद्र वरुण अग्नि, इंद्र वरुण अग्नि और नाशत्य। नाशत्य मतलब होता है औषधि का देवता, औषधि का देवता। नाशत्य मतलब क्या होता है? औषधि का देवता। समझौते में ये लोग क्या करते हैं? इनका जो है आपका प्रतिज्ञा करते हैं, एक तरीके कहिए ये लोग कसम खाते हैं। एक जो है आपका यहाँ पर ग्रुप बचा रहता है और इनमें से एक ग्रुप भारत आए, एक ग्रुप भारत आए। तो एशिया माइनर या बोग जगोई का अभिलेख जो तुर्की में स्थित है सिद्ध कर देता है कि भारत में जो आर्य वैदिक काल में मिलते हैं वो यहाँ के नहीं है, वो यहाँ के नहीं है, वो विदेश से आए हैं। भारत में जो वैदिक काल में आर्य के लोग मिलते हैं, आपको आर्यों के बारे में जो पढ़ते हैं वो यहाँ के नहीं है। ये अभिलेख ये सिद्ध करता है, ठीक है। अगर आप इस अभिलेख की भी नहीं मान रहे हैं बात की सर जी हम नहीं मानेंगे बात की आर्य यहाँ के नहीं थे, ठीक है, वेद में जो आपके लोग थे वो यहाँ के नहीं थे, तो ठीक है आप जो है दूसरा भी देख लीजिए भाई, ठीक है। तो एशिया माइनर से ये सिद्ध हुआ कि भारत के आर्य नहीं है, इससे हुआ सिद्ध कि ये विदेश के हैं। आर्य कहाँ के हैं? विदेश के हैं, सिद्ध हो जाता है इस अभिलेख से, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ऋग वैदिक काल में प्रमुख देवता यही रहेंगे, इंद्र वरुण अग्नि नासत्य। प्रमुख देवता आपको जो ऋग वैदिक काल में मिलते हैं वो कौन मिलेंगे? इंद्र वरुण अग्नि और नासत्य, ठीक है। अब सर जी हम बात नहीं मानेंगे आपकी, चलिए देख लीजिए भाई दूसरा देख लेते हैं क्या है उसमें, थोड़ा सा दम है उस अभिलेख में कि नहीं है। तो ध्यान समझिए ये अभिलेख से सिद्ध हो गया कि आर्य जो आपके हैं वो भारत के। हम अभी यही पढ़ रहे हैं, अभी हम स्रोत ही पढ़ रहे हैं, अभी तो हम आएंगे आर्यों के समाज के बारे में, वेदों के बारे में, ठीक है। अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं कि आए कहां से हैं। तो आर्यों का पूरा तात्विक जो स्रोत है वो पहला एशिया माइनर, दूसरा समझिए ईरान का कश्यप अभिलेख। कौन सा अभिलेख? ईरान का कश्यप अभिलेख। ईरान में एक अभिलेख है जिसका नाम है कश्यप अभिलेख। कौन सा अभिलेख?
कशी अभिलेख, ईरान का जो कशी अभिलेख है या 1600 ईसा पूर्व पुराना है, 1600 ईसा पूर्व पुराना है, 1600 ईसा पूर्व पुराना है। कितना पुराना है? 1600 ईसा पूर्व पुराना है। अब बात समझ रहे हैं? 1600 ईसा पूर्व पुराना ईरान का कशी अभिलेख। और यहां भी यही ज्ञात होता है कि आर्य जो है आपका भारतीय, आर्य जो है भारतीय नहीं है। यहाँ जानकारियां जो है लिखी हुई हैं कि आर्य भारतीय नहीं है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि आर्य जो है वो भारतीय नहीं है। आर्य जो है बच्चा क्या नहीं है? भारतीय नहीं। तो हमारे पास पूरा तात्विक स्रोत हैं जिनसे पता चलता है कि आर्य जो है भारत के लोग नहीं थे। जिन आप समझ पा रहे हैं बात मेरी? मैं आपको एक एक करके जो है विस्तार से बताता हूँ। आपको मैंने दोनों सिद्धांत बताए और मैंने बताया कि वैदिक काल में जिनको हमें पढ़ना है, जिसके समाज के बारे में पढ़ना है, वो आर्यों के बारे में पढ़ना है। तो इसमें मतभेद है कि बाहर से आए हैं कि यहीं के हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ लिए आप दोनों जो पुरातात्विक स्रोत हैं, जहां पर माइनिंग करके निकाला गया अभिलेखों जो लिखा पाया गया, ठीक है। इन दोनों स्रोत से सिद्ध होता है कि आर्य कहाँ के हैं? भारत के हैं। और जो मैक्स मूलर ने कहा था वो सिद्ध हो जाती है बात सेंट्रल एशिया के क्षेत्र में, ठीक है। बैक्टीरिया के क्षेत्र में जो आपका बोला गया था कि बैक्टीरिया से आर्य कहां से आए हैं? बैक्टीरिया क्षेत्र से आए हैं। वो सिद्ध होता है किसका सिद्धांत? मैक्स मूलर का। किसका सिद्धांत बच्चा? मैक्स मूलर का सिद्धांत एकदम सिद्ध होता है। बात क्लियर हो रही है मेरी? तो पूरा तात्विक स्रोत से हमें ये ज्ञात हो गया कि जो आपके आर्य हैं वो भारत के नहीं है। वो आर्य जो है आपका भारत के नहीं है। बात क्लियर हो रही है? क्लियर यहां तक? आइए फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पानी पी लें। तो आपको इतनी कहानी समझ में आ गई होगी बच्चा लोग? इतनी कहानी आपको समझ में आ ही गई होगी कि क्या कहानी चल रही। भाई आर्य जो है भारत के नहीं है, ठीक है। आर्य जो है भारत के नहीं है, इतना सिद्ध हो गया, ठीक है। अब आपके पास है साहित्यिक स्रोत पढ़ने के लिए। अभी सिद्ध हो गया कि आर्य भारत के नहीं है, ठीक है। अब आपके पास साहित्यिक स्रोत हैं। आपके पास क्या है बच्चा? साहित्यिक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत का मतलब जो किताबों में लिखे हैं भाई, ठीक है। और किताब आपको जो है वैदिक काल में किताब कहाँ से मिलती है? तो वेद है। क्या है? वेद है। जो ग्रंथ लिखे हुए हैं वहीं से आपको क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। वहीं से आपको क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, ठीक है। आइए जरा समझ लीजिए साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा। उसमें वेद है, उसमें जो है ब्राह्मण है, ठीक है, आरण्यक है, आरण्यक है, और बच्चा उपनिषद है। और क्या है? और उपनिषद है। साहित्यिक स्रोत का मतलब सीधा सा मतलब है बेटा, सीधा सा मतलब है कि जो किताब में लिखा है आर्यों के बारे में वही चीज, ठीक है। जो किताब में आर्यों के बारे में जानकारी लिखी है वही साहित्यिक स्रोत है, ठीक है। आपको सीधा सा जो है आपका देख लेना है कि इनका अर्थ क्या होता है, अनर्थ मत कर देना, ठीक है। समझ रहे हैं? इनको ज्ञान जो है लिपि का नहीं था, ध्यान रखिएगा। लिपि ज्ञान नहीं था, ये सब जो है सुन सुन के कहानी आगे बढ़ती थी, ठीक है। चलिए ध्यान समझिए। अब एक एक के बारे में जरा देख लीजिए किसे क्या कहा जाता है। तो वेद जानते हैं, वेद ध्यान रखिएगा। वेद जो आपकी है इसकी विषय वस्तु जो है आपका ज्ञान है। विषय वस्तु क्या है? वेद की विषय वस्तु ज्ञान है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ध्यान रखिएगा इन्हें श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? श्रुति साहित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? श्रुति साहित्य। क्योंकि जो पहले जो आपका वैदिक काल में जो जानकारी होती थी वो सब सुन सुन कर आगे बढ़ती थी, ठीक है। इसीलिए जो है आपका जितना भी कंठस्थ हो जाता था पहले जमाने ऋषि मुनियों को, धीरे धीरे आगे बढ़ता था। तो वेद ध्यान रखिएगा, वेदों को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति साहित्य कहा जाता है। और नित्य संहिता भी कहते हैं इसे। नित्य संहिता, नित्य संहिता भी कहते हैं, ठीक है। और आपुरुषे हैं। कैसे हैं वेद? कैसे हैं बच्चा? आपुरुषे हैं। वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की। किसी बच्चा वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की है। कई लोग मानते हैं भगवान ने की है। एक्चुअली में किसी ने ये संकलन किए गए हैं। वेद क्या किए गए हैं? संकलन। किसी ने नहीं लिखा,
सबकी जानकारी इकट्ठा करके लिख दी गई है एक जगह, ठीक है, संकलन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, वेद की विषय वस्तु ज्ञान है, श्रुति साहित्य कहा जाता है इन्हें, क्योंकि जानकारी जो वेदों की बढ़ी है आगे आगे, जो वेद में जो लिखा हुआ सब सुन सुन कर आगे बढ़ा है, ठीक है। तो वेदों को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। वेदों क्या कहा जाता है? श्रुति साहित्य कहा जाता है, ठीक है। और नित्य संहिता भी इसे कहा जाता है, ठीक है। आपुरुषे हैं वेद, कैसे हैं? आपुरुषे हैं बच्चा, आपुरुषे मतलब इसकी किसी ने जो है आपका रचना नहीं की है, ये संकलित किए गए हैं। ये क्या किए गए हैं बच्चा? संकलित किए गए हैं, ठीक है। वेद के जो संकलन करता है, वेद के जो संकलन करता है वो वेद व्यास हैं। कौन है? वेद व्यास। इनका जो मूल नाम है, मूल नाम याद रखिएगा, मूल नाम क्या है? तो ऋषि कृष्ण द्वापायन, ऋषि कृष्ण द्वापायन, ऋषि कृष्ण द्वापायन, ऋषि कृष्ण द्वापायन, ऋषि कृष्ण द्वापायन। ऋषि कृष्ण जो द्वापायन है, उन्होंने ही क्या किया है? वेदों का संकलन किया है। उन्होंने क्या किया है? वेदों का संकलन किया। वेदों का संकलन करता कौन है? तो वेद व्यास, ये जिनका मूल नाम क्या है? ऋषि कृष्ण द्वापायन। क्या नाम है मूल नाम इनका? ऋषि कृष्ण द्वापायन। बात समझ में आ रही है? और वेदों की संख्या आप जानते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4। 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद। कौन कौन से बच्चा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, या यजुर्वेद पहले रख दीजिए, ठीक है, और एक है अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदत्रयी, क्योंकि इसमें विषय वस्तु एक समान मिलती है, विषय वस्तु एक समान मिलती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? वेदत्रयी कहा जाता है। वेदत्रयी पूछे किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, 3 वेदों को कहते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदत्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदत्रयी। समझ रहे हैं? मेरी बातों को सुनिए, राइटिंग थोड़ा सा तो गड़बड़ है ही है, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेदत्रयी बोलते हैं। अथर्ववेद इसको अलग, क्योंकि इसकी विषय वस्तु एकदम अलग है, क्योंकि इसकी विषय वस्तु क्या है? एकदम अलग है, क्योंकि इसकी विषय वस्तु अलग है। बात क्लियर हो रही है? यहां तक बात क्लियर हुई? ध्यान रखिएगा, वेद विषय वस्तु ज्ञान, श्रुति साहित्य, नित्य संहिता, आपुरुषे। संकलन करता कौन है वेद का? वेद व्यास। मूल नाम ऋषि द्वैपायन। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद को छोड़कर तीनों वेद को वेदत्रयी कहा जाता है, क्योंकि उसमें विषय वस्तु जो है संगीत, गायन, कर्मकांड, यही चीज है। अथर्ववेद की विषय वस्तु एकदम अलग है, जादू टोना, ठीक है, ये जो मंत्र वंत्र सब जो है ये किसमें? अथर्ववेद में है। तो उसकी विषय वस्तु एकदम अलग हो जाती है अथर्ववेद की, इसलिए तीनों वेद से अलग है अथर्ववेद, ठीक है। इसे नवीनतम वेद कहते हैं, ठीक है, नया वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। बात क्लियर हुई? तो वेद ध्यान रखिए, वेद आपने ध्यान रख लिया। ब्राह्मण क्या होता है? तो ब्राह्मण ध्यान रखिएगा, वेदों को सरल भाषा में जो आपका बताना ब्राह्मण कहलाता है, यानी गद्य रूप में बता देना। किस रूप में? गद्य रूप में। वेदों को सरल भाषा में बताना ब्राह्मण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्राह्मण कहलाएगा। वेदों को जब आप सरल भाषा में कोई जो है आपको उनका ज्ञान जो है प्रचारित कर दे, वेद का जो सरल भाषा में ज्ञान प्रचारित कर दे, तो उसे ब्राह्मण कहते हैं। वो वाला नहीं जाति में जो ब्राह्मण जो है पंडित जी घूमते हैं, वो नहीं, ठीक है। ब्राह्मण का मतलब है वेदों को सरल भाषा में, गद्य की भाषा में जानकारी, उसका जो ज्ञान है उसको आगे बढ़ाए, उसे बोलते हैं ब्राह्मण, ठीक है। वेदों को सरल भाषा में बताना। आरण्यक क्या होता है? तो जब गुरु और शिष्य जो है आपका, ध्यान रखिए, गुरु जब से शिष्य जब वन में जो है आपका, वन में या जंगल में ज्ञान जब प्राप्ति करते, पहले तो ऐसा ही ज्ञान प्राप्ति होती थी, ठीक है। गुरु जब जो है गुरु शिष्य को जो है आपका किसी वन में ज्ञान देता है, किसी कुटियम बैठ जो ज्ञान देता है उसको बोलते हैं आरण्यक। क्या कहा जाता है? उसे आरण्यक बोलते हैं, ठीक है। उपनिषद का ध्यान रखिएगा, जब गुरु और शिष्य के बीच ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में,
हैं परमात्मा के बारे में जब इस पे जो है चर्चा होती है तो उसे उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, उपनिषद का मतलब उप का मतलब होता है, ठीक है, उप का मतलब क्या होता है, बैठा जो है, निषद मतलब होता है पास, उप मतलब बैठना। ठीक है, तो पास बैठकर जो है आत्मा परमात्मा ब्रह्म की जो चर्चा है गुरु और शिष्य के बीच में होती थी उसे उपनिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत के तौर पे, वेदांत किसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, वेदांत। ठीक है, यानी आपको अगर पढ़ना ही है इसमें कोई ग्रंथ तो उपनिषद पढ़िए, ज्ञान की वस्तु आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, कहाँ? वेदांत उपनिषद में। किसमें मिलेगा? उपनिषद। बात क्लियर हुई? आपको सब अर्थ समझ में आ गए। साहित्यिक स्रोत हमारे पास क्या है आर्यों के बारे में जानकारी के लिए? तो वेद है, वेदों से जानकारी आर्य के बारे में मिलती है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है, वहां से आर्यों के बारे में जानकारी हमको मिलती है। हमने पढ़ा कि आर्य जो आपका है वो कौन है, कहाँ से आए, क्योंकि जितना भी वैदिक काल में हम पढ़ते हैं उनकी जानकारी सब आर्यों के बारे में है। तो आर्य कहाँ से आए हैं, सिद्धांत पढ़ा, फिर सिद्ध भी किया कि पुरातात्विक अभिलेख से भारत के नहीं है। अभी आप साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे हैं जो ग्रंथों में लिखे हैं। किसमें लिखे हैं? ग्रंथ जो आपके लिखे हैं वो सब साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। तो ध्यान रखिए ये हमारे पास क्या है, साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है कि आर्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि क्या क्या उन्होंने किया। ठीक है, आइए आगे चला जाए। अब चलिए आगे चला जाए, ध्यान समझिए। अब जो है आप एक एक करके हम पढ़ते हैं। ठीक है, आपने साहित्यिक स्रोत देख लिया तो आइए ध्यान समझिए आगे। आगे ध्यान समझिए। वेद, वेद की संख्या 4 है, आप जानते हैं। पहला कौन सा था? वेद ही था ना। वेद पढ़ना पड़ेगा हमें क्योंकि वेद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पहला इसमें जो वेद है वो है कौन सा? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीनतम वेद, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन सा है बच्चा? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। आप बात समझ पा रहे हैं? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन सा है? ठीक है, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के संकलन कर्ता कौन है? ऋग्वेद के संकलन कर्ता कौन है? तो नाम याद रखिएगा, वेद व्यास या फिर ऋषि, या फिर ऋषि कृष्ण द्वापायन, ऋषि कृष्ण द्वापायन। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो ऋग्वेद के जो संकलन करता है उनका नाम क्या है? वेद व्यास रहा, ऋषि कृष्ण द्वापायन, वेद व्यास या ऋषि कृष्ण द्वापायन। समझ रहे हैं बात? चलिए ध्यान समझिए आगे। ठीक है, आगे ध्यान समझिए। इसकी विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु यानी इसमें रखा क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें ईश्वर की स्तुति है, स्तुति और प्रार्थनाएं हैं, स्तुति और प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद की विषय वस्तु क्या है? ईश्वर की स्तुति, ईश्वर को खुश करने का तरीका और प्रार्थनाएं, प्रेयर्स आपको मिलेंगे। किसमें? तो ध्यान रखिएगा किसमें मिलेंगी? तो आपको ऋग्वेद में मिलेंगे। किसमें मिलेंगी बच्चा? ऋग्वेद में। आगे ध्यान रखिएगा इसकी प्रकृति क्या है, ये गद्य में है या पद्य में है? तो ध्यान रखिएगा ऋग्वेद पद्य में है। किसमें है? पद्य में है। समझ रहे हैं? पद्य में है। ठीक है, आगे ध्यान समझिए। और इसका जो ब्राह्मण है, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है उसको क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा उसको होत्री कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? होत्री। आपने देखा होगा कई नाम लगाते हैं, अग्निहोत्री वगैरह। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्या कहा जाता है? या पुरोहित। ऋग्वेद को बताने वाले जो पुरोहित होते थे, ठीक है, पुरोहित, पुरोहित महोदय क्या कहा जाता है? सॉरी, ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते थे? तो ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहते थे। क्या कहते थे? होत्री कहते थे। समझ में आ रही बात? होत्री कहा जाता था, होत्री। समझ रहे हैं? आगे ध्यान समझिए। अब आगे ध्यान समझिए बालक। ऋग्वेद जो है आपका, ऋग्वेद के 3 भाग हैं। ऋग्वेद के कितने भाग हैं? ऋग्वेद के बच्चा 3 भाग हैं। ऋग्वेद के कितने भाग हैं? 3 भाग।
तीन भाग हैं, ठीक है। पहला है शाकल, पहला कौन सा है? शाकल। दूसरा है वालखिल्य, दूसरा कौन सा है? वालखिल्य। और तीसरा है वाष्कल, तीसरा कौन सा है? वाष्कल। आप समझ पा रहे हैं? तीसरा कौन सा है? वाष्कल। कौन सा है बच्चा? वाष्कल है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं? सभी को समझ में आ रही बात ना मेरी? कोई दिक्कत भाई किसी को? समझ पा रहे हैं? ध्यान रखिएगा। शाकल वालखिल, जरा इसमें कितने सूक्त हैं जरा बताओ, सूक्त कितने हैं बताइए जरा। सूक्त, सूक्त जल्दी आंसर करो भाई। तो शाकल ध्यान रखिएगा, शाकल में कितने सूक्त हैं? शाकल में 1017 सूक्त हैं। कितने सूक्त पाए हैं? 1017। और 11 सूक्त आपको किस में मिलेंगे? वालखिल में। और 56 जो है वास्कल में है, जो ज्ञात नहीं है, जो ज्ञात नहीं है। संख्या बस पता है, और वास्कल के जो सूक्त है वो गायब है। वास्कल के सूक्त क्या है? गायब है बच्चा, ठीक है। वास्कल के सूक्त गायब है। आगे ध्यान समझिएगा, ऋग्वेद में ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं? तो 10,580 हैं। कितने हैं? 580। सूक्त कितने हैं? सूक्त, तो सूक्त ध्यान रखिएगा 1028 सूक्त, 1028 सूक्त है, ठीक है। सूक्त ध्यान रखिएगा, सूक्त में 3 से लेकर 300 मंत्र हो सकते हैं। एक सूक्त में कितना हो सकता है? 3 से लेकर 300 मंत्र हो सकते हैं। और इसमें अष्टक कितने हैं? तो 8 हैं। मंडल कितने हैं ऋग्वेद में? 10 हैं। मंडल कितने हैं बच्चा? 10 मंडल है। कितने मंडल है ऋग्वेद में? 10 मंडल है। समझ रहे हैं बात? 10 मंडल आपको मिलेंगे किसमें? ऋग्वेद में। किसमें बच्चा? ऋग में, ठीक है। जिसका पहला मंडल ही नहीं पता है किसी को, जिसका पहला मंडल किसी को नहीं पता। समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं बात? ध्यान समझिए, आगे चला जाए। तो इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। वेद, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास या ऋषि कृष्ण द्वापायन, ठीक है प्रकृति किसमें? गद्य या पद्य में? तो पद्य में है। किसमें है? पद्य में है। पुरोहित को क्या कहा गया? होत्री। ऋग्वेद के 3 भाग हैं, शाकल, वालखिल और वाष्कल, ठीक है। इसमें मंत्र कितने हैं? 10,580। सूक्त कितने? 1028। समझ रहे हैं? और सूक्त क्या होता है? तो 3 से लेकर 300 मंत्रों का एक जो है बनता है, क्या सूक्त बनता है, ठीक है। अष्टक कितने? 8। मंडल कितने? 10, ठीक है। आइए जरा समझिए, इनका मंडल याद करना बड़ा अच्छा, बड़ा जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इसमें मंडल कितने थे जरा जरा बताएं आप। अभी पीछे आप पढ़े, मंडल की संख्या कितनी है ऋग्वेद में? 10। कितनी है? 10। मंडल की संख्या कितनी है? 10 बच्चा। कितनी है? 10। समझ रहे हैं बात? ध्यान समझिए। तो इसका जो प्रथम मंडल है, इसका जो प्रथम मंडल है वो अज्ञात है, इसका कोई ऋषि ही नहीं है, ठीक है। मंडल के जो है संबंधित ऋषि हैं। मंडल संबंधित क्या है बच्चा? ऋषि हैं, ठीक है। जैसे द्वितीय जो मंडल है, इसका द्वितीय जो मंडल है, इसके जो है आपका ध्यान रखिएगा, ऋषि जो है आपका भार्गव महोदय। कौन? ऋषि भार्गव महोदय, ठीक है। हाँ, ऋषि भार्गव महोदय, ऋषि भार्गव महोदय द्वितीय मंडल संबंधित ऋषि हैं। कौन है? ऋषि भार्गव। ऋषि भार्गव द्वितीय मंडल जो वेद का है उसके संबंधित ऋषि हैं, ठीक है। तृतीय मंडल जरा बताएं। तृतीय जो मंडल है ऋग्वेद का उससे संबंधित ऋषि कौन है? तो इससे संबंधित ऋषि हैं विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र ने ही, ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र की रचना की है। आपसे अगर पूछे गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है। किसने की है? विश्वामित्र ने की है गायत्री मंत्र की रचना। ओह शिट, अरे अरे चार्जर है। तो ध्यान समझिए बालक, यहां तक क्लियर हुई बात? यहां तक क्लियर हुई बात? आपको कोई दिक्कत? आगे ध्यान समझिए।
आगे जरा समझिए, इसका जो चतुर्थ मंडल है, ऋग्वेद का चतुर्थ जो मंडल है, चतुर्थ मंडल कौन सा मंडल? ऋग्वेद का चतुर्थ जो मंडल है वो किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, वामदेव संबंधित। किससे संबंधित है चतुर्थ मंडल? वामदेव संबंधित है। किससे संबंधित है? वामदेव संबंधित है। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा, पांचवा मंडल कौन सा मंडल? पांचवा मंडल। तो पांचवा किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, पांचवा मंडल अत्रि संबंधित है। किससे संबंधित है? ऋषि अत्रि। पांचवा मंडल किससे संबंधित है? ऋषि अत्रि। ठीक है, इसका जो छठा मंडल है, कौन सा मंडल? छठा मंडल ऋग्वेद का। ठीक है, ये किससे संबंधित, किस ऋषि से संबंधित है? तो भारद्वाज से संबंधित। किस संबंधित है? भारद्वाज। भारद्वाज ऋषि से। किससे संबंधित है? भारद्वाज। भारद्वाज। ठीक है, भारद्वाज ऋषि से छठा मंडल। और सातवां मंडल, सातवां मंडल किससे संबंधित है? अथर्वा से। किससे? अथर्वा अंगिरस। अथर्वा अंगिरस, समझ रहे हैं? अथर्वा अंगिरस। आठवां मंडल, आठवां मंडल, आठवां मंडल जरा आंसर करें, आठवां मंडल किससे संबंधित है? आठवां मंडल, आठवां मंडल किससे संबंधित है? जरा बताएं, जरा बताएं, आठवां मंडल किससे संबंधित है? तो बात क्लियर हुई? ध्यान समझिए, आठवां मंडल किससे संबंधित है? खड़ा खड़ा आंसर भाई करो। हाँ हाँ, वशिष्ठ है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बढ़िया। चलिए आगे चला जाए, ध्यान समझिए। आठवां मंडल वशिष्ठ महोदय किससे संबंधित है? वशिष्ठ महोदय संबंधित। किससे बच्चा संबंधित है? वशिष्ठ से। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो ये मंडल संबंधित क्या है? ऋषि हैं। मंडल संबंधित ऋषि हैं। ठीक है, अब जरा समझिए, इसमें आपको याद क्या रखना है? ध्यान रखिएगा, 1 से लेकर जो 7 मंडल हैं वो सबसे प्राचीन है। सबसे जो प्राचीन मंडल वेदों में जो मिलेंगे 1 से 7 लेकर, ऋग्वेद के 1 से 7 लेकर मंडल। ठीक है, इसमें जो चौथा मंडल है, ध्यान रखिएगा, चौथा मंडल कृषि के लिए है। किसके लिए है? कृषि के लिए। ठीक है, इसमें जो 7वां मंडल है वो शिक्षा संबंधित है। 7वां मंडल किस संबंधित है? शिक्षा से। ठीक है, जो 9वां मंडल है, 9वां मंडल, 9वां मंडल किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिए, सोमसूरा से। किससे? सोमसूरा संबंधित है। जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल, 10वां मंडल किससे संबंधित है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ वर्ण, यहाँ वर्ण जो है आपका शब्द मिलता है, वर्ण शब्द। ठीक है, और वर्ण व्यवस्था वाला जो शब्द आपको मिलता है। ठीक है, 10वां मंडल। ठीक है, बात समझ रहे हैं? और 10वां मंडल में ही आपको 3 प्रकार के सूक्त मिलेंगे। कौन कौन से? पुरुष, नदी और विवाह। पुरुष, नदी और विवाह सूक्त 10वां मंडल कौन सा मंडल में मिलेगा? 10वें मंडल में मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप? चले आए आगे, इतनी बात क्लियर हुई सभी को? चलिए ध्यान समझिए आगे। तो क्लियर हुई बात? तो आपने ध्यान रखिए, मंडल जो है इसके सभी देख लिए, और इसमें कौन कौन सा मंडल किससे संबंधित है। 7वां 1 से 7 मंडल सबसे प्राचीन, चौथा मंडल कृषि, 7वां मंडल शिक्षा, 9वां मंडल सोमसूरा, 10वां मंडल में वर्ण शब्द का व्यवस्था। सबसे पहले वर्ण जो आपका शब्द मिलता है कहाँ है? 10वें मंडल में है। तीनों सूक्त कहाँ मिलते हैं? पुरुष, नदी, विवाह सूक्त, तीनों सूक्त कहाँ मिलेंगे? 10वें मंडल में। कहाँ मिलेंगे बच्चा? 10वें मंडल में मिलेंगे। ठीक है, आगे ध्यान समझिए, ये ऋग्वेद यहाँ से खत्म हो गया। ऋग्वेद क्या हो गया? यहाँ से खत्म हो गया। समझ रहे हो? आगे देखो, इसके बाद है आपका वेद यजुर्वेद। कौन सा वेद?
यजुर्वेद, ठीक है। इसके बाद जो वेद मिलेगा आपको, कौन सा वेद मिलेगा? यजुर्वेद। ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र वेद है, एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य और पद्य तो दोनों में आपको मिलेगा। गद्य और पद्य दोनों में वेद कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, कौन सा वेद है गद्य और पद्य दोनों में? तो यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है। ध्यान समझिए। यजुर्वेद जो है वो एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इसमें जो कुल मंत्र हैं, इसमें कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 1990 मंत्र। कुल मंत्र की संख्या कितनी मिलेगी? 1990, यानी 1990 मंत्र, ठीक है। विषय वस्तु क्या है, यानी आपको मिलेगा क्या यजुर्वेद में? तो इसमें याज्ञिक कर्मकांड है, यज्ञों के बारे में ज्यादा है, ठीक है। याज्ञिक कर्मकांड, याज्ञिक कर्मकांड, बलि वगैरह, ठीक है। ये सब आपको कहाँ विषय वस्तु मिलेगा? यजुर्वेद में। कहाँ मिलेगा बच्चा? यजुर्वेद में मिलेगा, ठीक है। यजुर्वेद के भी ध्यान रखिएगा, फिर 2 भाग हैं। कितने भाग हैं यजुर्वेद के भी? कितने भाग? 2 भाग। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, ठीक है। यजुर्वेद के भी कितने भाग? 2 भाग हैं। कौन कौन सा है? तो एक है कृष्ण, एक कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। एक है कृष्ण यजुर्वेद, एक है शुक्ल यजुर्वेद। एक कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद। 2 भाग हैं, ठीक है। तो कृष्ण यजुर्वेद गद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद किसमें है? पद्य में है। किसमें है? पद्य में है। तो यजुर्वेद ध्यान रखिएगा एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है। कुल मंत्र 1990, विषय वस्तु याज्ञिक कर्मकांड, बलि वगैरह। 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल। गद्य में कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद। तो ध्यान समझिए, सामवेद, सामवेद में जो मूल मंत्र है वो 99 है। कितने हैं? 99। कुल मंत्र कितने हैं? 1549। कितने हैं? 1549 कुल मंत्र हैं। और ये जो 1549 मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं बच्चा? ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है। सामवेद की ध्यान रखिएगा, सामवेद की विषय वस्तु, सामवेद की विषय वस्तु संगीत व गायन है। इसकी विषय वस्तु क्या है? संगीत व गायन, संगीत व गायन, संगीत व गायन इसकी विषय वस्तु है, ठीक है। और इसके 40 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। ध्यान रखिएगा, 40 अध्याय किसमें है? सामवेद में। इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो इसके पुरोहित को उद्गंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? इसके पुरोहित को उद्गंता कहते हैं। क्या कहते हैं इसके पुरोहित को? इसके पुरोहित को उद्गंता कहा जाता है, उद्गंता, ठीक है। सामवेद के पुरोहित को उद्गंता। 40 अध्याय इसमें, विषय वस्तु संगीत व गायन है। मूल मंत्र 99 है, 1549 टोटल है, 1549 टोटल मंत्र हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप बात? कोई दिक्कत आपको यहां तक? बहुत बढ़िया। चलिए आगे चला जाए। इसके भी 3 भाग, इसके भी कितने भाग हैं? इसके भी 3 भाग है बच्चा।
इसके भी कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें तो है आपका संकलन करता तो करवाया ही नहीं। यजुर्वेद के अगर आपसे पूछ ले संकलन करता कौन, क्योंकि वेद तो लिखे गए ही नहीं है, ठीक है। वेदों को किसी ने नहीं लिखा है, ये संकलित हुए हैं, क्योंकि श्रुति साहित्य कहा जाता है वेदों को, सुन सुनकर आगे बढ़ा है, ठीक है। वेदों किसी ने नहीं लिखा है, आपुरुषे हैं। कैसे हैं? आपुरुषे वेद है, किसी पुरुष ने इनकी रचना नहीं की है, ठीक है। संकलन करता किया है, कि इकट्ठा किया है जानकारी वेद व्यास महोदय ने। किसने? वेद व्यास महोदय, ठीक है। सिर्फ 2 वेद है जिसके वेद व्यास महोदय जो है इकट्ठा करेंगे जानकारी, वो है ऋग्वेद और है यजुर्वेद। अब तीसरा जो सामवेद आपके सामने है, इसके अगर संकलन करता आपसे पूछता है, संकलन करता बताइए कि जानकारी सब इकट्ठा किसने की है, तो आप नाम लेंगे जैमिनी का। किसका नाम लेंगे? जैमिनी जो है ऋषि हैं, जो इकट्ठा करेंगे सामवेद की सभी जानकारी, ठीक है। और इसके 3 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं बच्चा? 3 भाग हैं। तीनों भाग का नाम याद रखिएगा। एक है कौथुम, एक है कौथुम, एक है राड़ायनीय, एक है राड़ायनीय, और जैमिनी खुद अपने नाम पर रख दिए एक भाग का नाम, ठीक है, जैमिनी। 3 भाग हैं किसके? सामवेद के। किसके? सामवेद के, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा तो मंत्र पूछेगा आपसे, ठीक है, पुरोहित पूछेगा और विषय वस्तु पूछता है क्वेश्चन, इसके अलावा और कुछ नहीं। समझ रहे हैं बात? आगे ध्यान समझिए। चौथा वेद है अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है आपका, ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद, ठीक है, सबसे नवीनतम वेद है। सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद, ठीक है। इसे श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। श्रेष्ठ वेद के नाम से या नवीनतम वेद के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बताएंगे अथर्ववेद, ठीक है। इसके संकलन करता कौन है? इसके संकलन करता कौन है, तो ध्यान रखिएगा, अथर्वा अंगिरस। अथर्वा अंगिरस। मैंने कहा ना, सिर्फ जो है आपका 2 वेद हैं जिसके जो है आपका संकलन करता कौन है? कृष्ण, ऋषि कृष्ण द्वापायन या वेद व्यास जिसे कहा जाता है। अथर्वा अंगिरस किसके संकलन करता है, तो ध्यान रखिएगा, अथर्वा अंगिरस संकलन करता अथर्ववेद के हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आप ध्यान से आगे समझिए। इसके जो पुरोहित होते हैं, इनमें जो पुरोहित होते हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? ब्राह्मण। अथर्ववेद के जो पुरोहित उन्हें ब्राह्मण कहेंगे, ठीक है। इसमें मंत्र की संख्या आपसे पूछी जाएगी। मंत्र संख्या कितनी है? 6000। कितनी है? सूक्त कितनी है? सूक्त कितने इसमें, तो ध्यान रखिएगा 731। कितने? इसके भाग कितने हैं? अथर्ववेद के 2 हैं। कौन कौन से? शौनक और पिपलाद। शौनक और पिपलाद 2 भाग हैं इसके, ठीक है। अध्याय कितने हैं इसमें? अध्याय 20 हैं। अध्याय कितने हैं? 20 हैं। समझ रहे हैं? विषय वस्तु इसमें क्या है, क्या इसमें रखा गया है, तो विषय वस्तु याद रखिएगा आप। विषय वस्तु इसमें रखा गया क्या, तो इसमें आज वर्तमान की जो चीजें हैं, नवीनतम वेद इसीलिए कहते हैं क्योंकि आज की जो वर्तमान की चीज है वो सब इसमें मिल जाएगी, ठीक है। जैसे जादू टोना बलि वगैरह, ठीक है, जादू टोना, वशीकरण, वशीकरण, मंत्र वगैरह, ठीक है। ये सब जो आज वर्तमान में चल रहा है, ये सब जो है विषय वस्तु किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। किसमें मिलता है बच्चा? अथर्ववेद में जानकारी मिलती है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ा जाए। आप लोगों को भाई जानकारी यहाँ तक क्लियर हुई? गायब।
चलिए, तो अथर्ववेद तक बात क्लियर हो गई, चारों वेद आपने कवर कर लिया, ठीक है। अब आगे जरा ध्यान समझिए बालक बालिकाओं, ध्यान समझिए। उपनिषद, कौन सा क्षेत्र? उपनिषद, ठीक है। ध्यान समझिए, उपनिषद। उपनिषद कौन सा? उपनिषद, ठीक है। तो उपनिषद जरा समझिए, उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। कितनी है? 108। अब भाई वैदिक काल पढ़ रहे हो तो आपको सब जो है कवर करना पड़ेगा। संख्या कितनी है? 108। 108 में ध्यान रखिएगा, 108 में 102 पद्य में है। 102 किसमें है? पद्य में है। इसमें से 2 जो है आपका गद्य पद्य दोनों में है। गद्य पद्य दोनों में है। वो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न और केन उपनिषद। ये दोनों उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में है। कौन से उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में है? तो आप बताएंगे गद्य और पद्य में कौन सा है? प्रश्न और केन। प्रश्न और केन, ठीक है। 4 गद्य में मिलते हैं। 4 किस में मिलते हैं? गद्य में मिलते हैं, ठीक है। 4 गद्य में मिलते हैं। कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, कठ, ईश, श्वेताश्वर और मैत्रायनी। और कौन सा? और बच्चा मैत्रायनी। और कौन सा? मैत्रायनी। ये जो है आपका 108 में ध्यान रखिएगा, 108 में 102 पद्य में है, 2 गद्य पद्य दोनों, प्रश्न और केन उपनिषद। 4 गद्य में, कठ, ईश, श्वेतेश्वर, मैत्रायनी। ये चारों उपनिषद किसमें है? ध्यान रखिएगा। इसमें और एक आपको बात रखना है, एक उपनिषद है जिनका नाम है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से भारत का जो आदर्श वाक्य लिखा रहता है हर जगह आपको, ठीक है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, मुंडक उपनिषद। कौन सा उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बात क्लियर हो रही है? उपनिषद की जो विषय वस्तु है वो क्या है? अगर कोई पूछे विषय वस्तु क्या है, तो ज्ञान है। इसमें चर्चा किसकी है? ब्रह्म, ब्रह्मांड की, ठीक है। आत्मा, शरीर के अंदर के मन के, ठीक है। परमात्मा जो ये पृथ्वी से परे है। ये तीनों की चर्चा आपको किसमें मिलेगी? तो उपनिषद में मिलेगी। किसमें मिलेगी बच्चा? उपनिषद में मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका कहानी खत्म होती है ये सब ग्रंथों की, और जो है आप जानकारी पढ़ चुके हैं। अब जरा ये जो भौगोलिक विस्तार है, ऋग वैदिक काल का हम पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं हम? मैंने पहले ही आपको लिख दिया था, ठीक है। ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल जिसे आप किस नाम से जानते हैं? पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पूर्व वैदिक काल के नाम से जानते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो ध्यान समझिए इधर, ऋग वैदिक काल, ये पूर्व वैदिक काल जो था, इसका विस्तार ध्यान समझिएगा। इसका विस्तार कहाँ से आता है? तो आप दिशा अनुसार याद रखिए, दिशा अनुसार आपको याद रखना है। ये उत्तर में ध्यान रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान देश, एक देश पड़ता है जिसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। उत्तर में आपका ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहाँ तक फैला हुआ था? तो आप करेंगे आंसर, कौन सा आंसर आप सही होगा? तो तुर्कमेनिस्तान। कौन सा सही होगा? तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। चलिए ध्यान समझिएगा, ठीक है। पूर्व वैदिक काल में जो है भौगोलिक विस्तार अगर आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए? भौगोलिक विस्तार। तो भौगोलिक विस्तार आप ध्यान रखिएगा, उत्तर में क्या बताएंगे आप? तुर्कमेनिस्तान। पश्चिम में क्या बताएंगे? पश्चिम में ध्यान रखिएगा भारत के अरावली पर्वत तक, अरावली जो पर्वत है भारत का, वहां, ठीक है। दक्षिण में क्या बताएंगे आप? यह जो है आपसे पश्चिम में पूछा जाए तो क्या बताएंगे? पश्चिमी हिमालय। कौन सा हिमालय? पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, समझ रहे हैं। और दक्षिण में अगर भौगोलिक विस्तार पूछा जाए, दक्षिण में अगर भौगोलिक विस्तार पूछा जाए तो आप क्या जानकारी देंगे? दक्षिण में अगर जानकारी पूछी जाए तो आप क्या जानकारी देंगे? चलिए
ठीक है, बहुत बढ़िया। ध्यान समझिए, आरावली पर्वत जो था ये इलाका ध्यान रखिएगा, ये आरावली जो है आपका दक्षिण का इलाका था। इधर अफगानिस्तान भूल गए हम, ठीक है। अफगानिस्तान जो है आपका ध्यान रखिएगा, ये पश्चिम की तरफ रहेगा और दक्षिण का छोर कहां तक रहेगा, आरावली तक। कहां तक रहेगा बच्चा, आरावली तक रहेगा। अभी क्लियर, ठीक है। भौगोलिक विस्तार याद रखना, यहां तक जो है आपका ऋग्वैदिक काल यानी आर्यों का विस्तार, भौगोलिक पूर्व वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का विस्तार यहां तक था। किसका विस्तार है ये, आर्यों का विस्तार है। किसका, आर्यों का विस्तार है। आर्यों का विस्तार भौगोलिक विस्तार था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे ध्यान समझिए, अगला है आपको याद रखना है ऋग्वैदिक कालीन नदियां। ऋग्वैदिक कालीन नदियां, तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में जो नदी का उल्लेख है 10वें मंडल में मिलता है आपको। किस मंडल मिलता है, 10वें मंडल में, ठीक है। 10वें मंडल में कहा मिलता है आपको, नदी सूक्त। मैंने बताया था, अगर आप ध्यान से देखें, मैंने जब ऋग्वेद आपको पढ़ाया था तो ध्यान समझिएगा, यहाँ जो मंडल की जानकारी मिली थी हमें, ध्यान समझिए, यहाँ देखिए पुरुष जो है आपके आगे नदी सूक्त लिखा है, किसमें है, 10वें मंडल में है। तो नदियों के बारे में चर्चा ऋग्वेद में कहाँ मिलेगी आपको, तो ध्यान रखिएगा 10वें मंडल में। कहाँ मिलेगी आपको जानकारी, 10वें मंडल में। तो 10वां मंडल जो है, 10वां मंडल, ठीक है, ऋग्वेद का। किसका, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें नदी सूक्त की चर्चा है। किसकी चर्चा है, नदी सूक्त की चर्चा है। नदी सूक्त की चर्चा है, ठीक है। लेट तो नहीं हो रहा, समय है ना, लेट ना होने चाहिए। तो 10वां जो मंडल है ऋग्वेद, 10वां जो मंडल है ऋग्वेद, इसमें नदी सूक्त की चर्चा, किसकी चर्चा है, नदी सूक्त की चर्चा आपको 10वें मंडल में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, 10वें मंडल में। और ध्यान रखिएगा, यदि आप दिमाग लगाएं तो अगर पूछे जाए तो ऋग्वेद की नदियों में सबसे ज्यादा उल्लेख आप बताएंगे गंगा का, तो बिल्कुल नहीं ऐसा मिलेगा, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान समझिए। और यहाँ आपको सप्त सिंधु प्रदेश का उदाहरण मिलेगा, सप्त सिंधु प्रदेश, ठीक है, 7 नदियों का प्रदेश, 7 नदियों का प्रदेश, आप 7 नदियों का प्रदेश इस इलाके को कहा जाएगा। इसमें 7 नदियां, कितनी नदियां थी, 7 नदियां, ठीक है बच्चा। कौन कौन सी थी, तो ध्यान रखिएगा, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, वितस्ता, ठीक है। ये जो आपका 7 नदियां थी, इसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। 7 नदियों को उल्लेख मिलता है नदी सूक्त में, और नदी सूक्त में आपको क्या मिलेगा, 7 नदियों का उल्लेख मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सप्त सिंधु। क्लियर हो रही बात। अब जरा समझिए आगे, अब जरा समझिए, ध्यान समझिए। अब इसके बाद ध्यान समझिए, यहां जो सर्वाधिक बार आपको उल्लेख मिलता है, सर्वाधिक बार जो नदी का उल्लेख मिलेगा ऋग्वैदिक काल में, वो सिंधु नदी का। किसका मिलेगा, सिंधु नदी का। यदि क्वेश्चन पूछे कि ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख मिलता है, तो सिंधु नदी का। किसका, सिंधु नदी का, ठीक है। ठीक है, तो सर्वाधिक बार नदी का उल्लेख मिलेगा सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी, ध्यान रखिएगा। सबसे बाद किस नदी का उल्लेख मिलता है, सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में ध्यान रखिएगा, इसे
हिरण्यनी कहा जाता है। हिरण्यनी किस नदी को कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी को कहा जाता है। इसे सुषुष्मा भी कहा जाता है। सुषुष्मा, ठीक है, सुषुष्मा भी कहा जाता है। उर्णावती, 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 सुषुष्मा, हिरण्यनी, ये सब किसका नाम है? तो ध्यान रखना है बालक, किस नदी का नाम है? सिंधु नदी का। किसका नाम है? सिंधु नदी का नाम है। बात क्लियर हो रही है? बढ़िया। गायब, लड़का गायब हो गए, फिनिश होगा ये, कंप्लीट करूंगा पूरा इसे, बस ज्यादा नहीं है, 10 मिनट और जाएगा, उसके बाद एक खत्म हो जाएगा ऋग वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल बचेगा। चलिए भाई, समाप्ति की ओर है, ठीक है। सर्वाधिक बार नदी का उल्लेख सिंधु नदी, इसे हिरण्यनी, सुषुष्मा, उर्णावती के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे ध्यान रखिए बालक, यहाँ समुद्र, समुद्र को पारावत बोला गया है। क्या बोला गया है? ऋग वैदिक काल में समुद्र को पारावत क्या बोला गया है? पारावत। और मरुस्थल और धन्व, मरुस्थल क्या बोला गया है? धन्व। क्या बोला गया है? धन्व, ठीक है। मरुस्थल को धन्व और समुद्र को पारावत, समुद्र को पारावत, समुद्र को पारावत, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। और हिमालय को हिमवंत, हिमालय को हिमवंत, हिमालय को हिमवंत शब्द से उल्लेख किया गया है। हिमालय को हिमवंत शब्द से, किससे? हिमवंत शब्द से उल्लेख किया गया है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो यहाँ ऋग वैदिक कालीन नदियां है, ऋग वैदिक कालीन नदियां तक, ठीक है, बात क्लियर हुई। तो यहाँ आप जो है इतना पढ़िए। आगे हम जो है चर्चा करेंगे ऋग वैदिक कालीन की जो है आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इकाई के बारे में। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इकाई के बारे में हम चर्चा करेंगे इसके क्लास के बाद। अभी हम इस क्लास में आर्य कौन थे, कहाँ से आए हैं, पुरातत्व अभिलेख क्या, साहित्यिक, वेद, उपनिषद, नदियां चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। आप यहाँ तक जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।